हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे, आप लोग जो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, क्लास 9 के जो स्टूडेंट है, उसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसमें फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर था, उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझे थे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो फ्रांस सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो फ्रांस है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस क्या है, ठीक है, मतलब क्या था। तो फ्रांस एक क्या था, फ्रांस एक राष्ट्र था, ठीक है। फ्रांस एक राष्ट्र था। तो फ्रांस एक राष्ट्र था जिसकी राजधानी था, फ्रांस एक राष्ट्र था जिसकी राजधानी था पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या था, पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस था। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस राष्ट्र के बारे में कि वहाँ पर क्रांति कैसे हुई, ठीक है। और फ्रांस एक राष्ट्र है और उसकी राजधानी पेरिस था। और क्रांति के बारे में, जैसे कि क्रांति किसे कहेंगे, क्रांति उसे कहेंगे जो किसी भी देश हो, किसी भी राष्ट्र हो, किसी भी राष्ट्र का जो शासन व्यवस्था होता है उसको बदलने को लेकर उत्पन्न किए गए विचार को हम लोग क्रांति बोलेंगे, ठीक है। जिसमें बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं ताकि उस देश के जो शासन व्यवस्था होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि क्रांति के बारे में। तो क्रांति का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। तो फ्रांस राष्ट्र में किस कारण से इतना बड़ा क्रांति हुआ, बदलाव हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो 18वीं सदी हम लोग किसको बोलेंगे, जो 1700 और 1800 के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग 18वीं सदी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब जो 1700 और 1800 के बीच में, मतलब 1800 के इस पार, जैसे कि 1714 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, उसी बीच में 18वीं सदी के उत्तरार्ध, ठीक है, में फ्रांसीसी समाज। उस टाइम फ्रांसीसी समाज क्या था, मतलब उस टाइम उसका क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। तो सन 1774, ठीक है, सन 1774 में एक राजवंश था, ठीक है। उस राजवंश का क्या नाम था, बुर्बो राजवंश, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश में सन 1774 में जो फ्रांस राष्ट्र था उसका जो राजा था बुर्बो राजवंश, ठीक है। वही उन लोगों का सरकार था, वही उस राष्ट्र को चलाता था जो बुर्बो राजवंश था, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम था लुई 16, ठीक है, लुई 16 मतलब लुई 16वां। तो उस राजा का नाम था लुई 16वां। तो बुर्बो राजवंश जो था, उन लोगों का नाम उन लोगों के जो जितने भी इससे पहले राजा थे, उन लोगों के दादा परदादा जितने भी थे, सबका नाम लुई से पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम 16वें नंबर पर आता है, इसीलिए लुई 16 नाम इनको दिया गया, ठीक है, इस राजवंश का। तो ये लुई 16 नाम था उस राजा का, कहाँ का, फ्रांस राष्ट्र का राजा था लुई 16, ठीक है। तो यहाँ पर उस 1774 में उस राष्ट्र के, उस फ्रांस राष्ट्र के राजा बना, ठीक है, लुई 16 राजगद्दी पर बैठा। तो उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल था, ठीक है। तो उस समय उसकी उम्र कितना था, 20 साल था, ठीक है। तो जो लुई 16 था वो जब 1774 में राजवंश ओलों का जो अपनी जो राजा का लुई 16 जो था 1774 में फ्रांस का राजा बना, ठीक है। उस समय उसका उम्र केवल 20 साल था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, और उसका विवाह उस समय ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। जो लुई 16 जो सम्राट था फ्रांस का, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की रानी मेरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि फ्रांस राष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बदलाव हुआ, किसके शासनकाल में, लुई 16 के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंटा था, ठीक है। तो 18वीं सदी किसको बोलेंगे, जो 1700 और 1800 के बीच में रहेगा उसको 18वीं सदी बोलेंगे, ठीक है। तो 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज में, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो राष्ट्र था 18वीं सदी में उन लोगों का जो समाज था 3 स्टेट में बंटा हुआ था, ठीक है, 3 स्टेट में। तो हम लोग समझेंगे कि 3 स्टेट में बंटा हुआ था। तो उसमें हम लोग का क्या था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है। 3 स्टेट में बंटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में वो लोग आते हैं जो जिन्हें बोलते हैं पादरी वर्ग, ठीक है, प्रथम स्टेट में। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, ठीक है। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापार, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ठीक है, ये लोग आते हैं तृतीय स्टेट में। तो यहाँ पर बोला है कि 18वीं सदी के
18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बांटा था। 3 स्टेट में, कौन कौन सा स्टेट में? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, तीसरे स्टेट के लोग को ही कर अदा करते थे, ठीक है। कर किसको बोलेंगे? जो टैक्स, ठीक है। तो उस टाइम वो लोगों का जो तीसरे स्टेट के लोग थे, तीसरे स्टेट किसको बोलेंगे? ये लोग जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये लोग ही कर अदा करते थे। किसे कर अदा करते थे? वो लोग का जो सरकार था, ठीक है। वो लोग के जो राजा थे लुई 16, उनको कर देते थे, टैक्स देते थे, जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं टैक्स, ठीक है। कर अदा करते थे कौन? तीसरे स्टेट के लोग। तो यहाँ पर प्रथम स्टेट में क्या था? पादरी वर्ग, ठीक है। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग। तो हम लोग समझेंगे पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में कौन लोग आते हैं? जो ईसाई धर्म को मानने वाले, ठीक है। पादरी वर्ग जो ये प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग आते हैं उसमें क्रिश्चियन लोग होते हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले, ठीक है। और वो लोग भी जो प्रथम स्टेट के लोग थे वो लोग भी तीसरे स्टेट के लोग से कर अदा करते थे। क्या करते थे? कर अदा करते थे। स्टेट में पादरी वर्ग जिसमें ईसाई धर्म को मानने वाले, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग जिसमें अमीर हुए, बड़े जमींदारी हुए, ठीक है, वो लोग आएंगे। उसके बाद तृतीय स्टेट में ये लोग आएंगे, ठीक है। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग का जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो लोग उस राजा का शासन था ये बहुत निरंकुश था, ठीक है। वो जो राजा था बहुत ही निरंकुश था। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, रोक नहीं लगाया जा सकता है। तो वो जो राजा था वो बहुत ही कठोर था, ठीक है। तो वहाँ पर समझेंगे कि जो तीसरे स्टेट के जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे वो लोग से वो राजा कर अदा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे जो तीसरे स्टेट के लोग उनको क्यों उतना कठोर मानते थे, ठीक है। तो हुआ था ये कि जो अमेरिका एक राष्ट्र था उस पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया था, ठीक है। अमेरिका जो राष्ट्र था उस पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया था, ठीक है। तो उस टाइम ये जो फ्रांस राष्ट्र है, फ्रांस राष्ट्र के राजा भी अमेरिका पर कब्जा किया हुआ था। तो उस टाइम जब ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका से फ्रांस राष्ट्र के राजा को मतलब निकाल दिया था अमेरिका से, इसको हार का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश सरकार से। उस टाइम ये राजा क्रोध, गुस्से के कारण वो अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के सरकार को सपोर्ट करने लगा ताकि वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को भी रहने नहीं दिया जाएगा बोल के, ठीक है। तो वो अमेरिका के लोगों को सपोर्ट करने लगा। तो अमेरिका के लोगों को जब सपोर्ट करने लगा तो ये फ्रांस राष्ट्र का जो राजा था वो अपना राजा का मतलब जितने भी संसाधन थे युद्ध में जितने भी संसाधन थे वो सबको शेयर करने लगा, ठीक है। शेयर करने लगा मतलब वो भेजने लगा कहाँ? अमेरिका। वो ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए, अमेरिका से स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब इसका धीरे धीरे जितना भी राष्ट्र का जितना भी धन संपत्ति था धीरे धीरे खत्म होने लगा था। और जब बुर्बो राजवंश का लुई 16 जब राजगद्दी पर बैठा था उस टाइम इसके साम्राज्य में उतना धन नहीं था, ठीक है। राजकोष खाली पाएगा। ये जब राजा बना उस टाइम इसके जो दादा के परदादा के जितने भी राजा थे वो लोग जितने भी संसाधन थे मतलब धन दौलत सब खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो जब वो राजा बना उस टाइम उतना संसाधन नहीं था, उतना उसका संपत्ति नहीं था और वो अमेरिका के लोगों को सपोर्ट करने लगा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को वहाँ से अमेरिका को आज़ाद दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो उस टाइम वो राजा 2 अरब कर्ज में डूब गया, ठीक है। कौन? लुई 16 2 अरब कर्ज में डूब गया। कब? जब क्या हुआ था? जब अमेरिका से ब्रिटिश सरकार को आज़ाद कराने में। तो वो जब धीरे धीरे उसका मदद करने लगा तो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ते गया। तो देखा कि जब ये छोटे स्टेट के लोग जो कर देते थे तो छोटे स्टेट के लोगों से वो कर बढ़ाने लगा, ठीक है। एक तो 2 अरब का कर्ज था और जब वो अमेरिका को सपोर्ट करने लगा तो उसका 10 अरब कर्ज और कर्ज में वो डूब गया, ठीक है। तो जब अमेरिका को सपोर्ट करने लगा तो 10 अरब कर्ज वो 10 अरब लिरवे के कर्ज में वो आ गया, ठीक है। तो जब राजा बना था उस टाइम 2 अरब का कर्ज था, ठीक है। 2 अरब लिरवे का कर्ज था, ठीक है। किसका? लुई 16 का। और जब वो अमेरिका का सपोर्ट करने लगा तब वो 10 अरब लिरवे के कर्ज पर और बढ़ गया, ठीक है। पहले 2 अरब था फिर 10 अरब, तो टोटल उसका 12 अरब लिरवे के कर्ज में वो
था, ठीक है। तो उनका जो राजा था वो 12 अरब लीरवे के कर्ज पे डूब गया था, ठीक है। तो उस टाइम ये तीसरे स्टेट के जितने भी नागरिक थे उनसे ही कर लेते थे, ठीक है। और वहाँ का उस राष्ट्र का प्रथा ऐसा था पहले से, जो ये लोगों का मतलब बहुत पहले से अधिकार था कि इनका जो पादरी वर्ग के ईसाई धर्म के लोग थे, इनका पहले से मतलब जन्मसिद्ध अधिकार था पहले से कि इनको कोई कर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। राजा को, सरकार को, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे इन दोनों स्टेट को कर देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये लोगों का पहले से जन्मसिद्ध अधिकार था कि कर नहीं दिया जाए किसको, राजा को, ठीक है। और जो तीसरे स्टेट के लोग थे ये लोग बहुत कमजोर थे, किसान थे, मजदूर थे, ये लोग को ही कर देने का पहले से प्रथा था, ठीक है। ये लोग का नियम था। तो प्रथम स्टेट के जो ईसाई धर्म के लोग थे वो लोग भी कर लेते थे। किससे कर लेते थे? कुलीन वर्ग से नहीं, ठीक है। यहाँ पर तीसरे स्टेट के लोगों से। ये जो पादरी वर्ग थे ईसाई धर्म को मानने वाले, वो भी अपने धर्म के हिसाब से, वो लोगों का जो धर्म था ईसाई धर्म, उसी ईसाई धर्म के नाम पर वो लोग कर लेते थे, ठीक है। किससे? तीसरे स्टेट के नागरिक से, और कर लेते थे। और ईसाई धर्म को मानने वाले जो कर था उसका नाम था टाइद, ठीक है। जो ईसाई धर्म के नाम पर वो लोग जो कर लेते थे उसको टाइद बोलते हैं, ठीक है। और जो राजा कर लेता था उस कर को टाइल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो लीरवे शब्द का उपयोग किए हैं, लीरवे ओलों के राष्ट्र का मुद्रा था, ठीक है, लीरवे। तो हम लोग का जैसे इंडिया का करेंसी क्या है? रुपया है। हम लोग रुपया में लेन देन करते हैं, वो लोग लीरवे में लेन देन करते थे, ठीक है। तो वो लोग का सरकार का 12 अरब लीरवे का कर्ज था, ठीक है। और ऊपर से जो प्रथम स्टेट के लोग थे, चर्च लोग, ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले, ये लोग भी कर लेते थे टाइद के नाम पर। किससे? ये जो तीसरे वर्ग के लोगों से। गरीबी से गुजरना पड़ा कि ये लोग को अपने सरकार, अपने राजा के ऊपर आंदोलन खड़ा करना पड़ा, ठीक है। तो तीसरे स्टेट में कुछ शिक्षित लोगों भी थे, जैसे वकील हुए, शिक्षक हुए, ये लोग कुछ पढ़े लिखे भी थे। तो वो लोग अपने राजा के खिलाफ आंदोलन खड़ा किए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? सन 1774 में लुई 16 जो कहाँ फ्रांस राष्ट्र का राजा था वो अपनी गद्दी पर बैठा, ठीक है। फ्रांस राष्ट्र का राजा बना और उसका उम्र उस टाइम 20 साल था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की रानी मेरी एंटोनेट से हुआ था, ठीक है। और 18वीं सदी में जब राजा बना उस टाइम ओलों का जो राष्ट्र का समाज था 3 वर्ग में बंटा हुआ था, ठीक है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में क्या आते थे? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग लोग आते थे जो ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च लोग थे, ठीक है। द्वितीय स्टेट में जिसमें कुलीन वर्ग लोग आते हैं, कुलीन वर्ग में बड़े अमीर जमींदार, ठीक है, राजा महाराजा लोग भी आते थे कुलीन वर्ग में। और तीसरे स्टेट में वकील आते थे, अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, ठीक है, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ठीक है, वो लोग तीसरे स्टेट में आते थे। और ओलों का जो पहले से ये था सरकार को कर देने का कि तीसरे स्टेट के लोग ही सरकार को कर देंगे, ठीक है। और ओलों का जो प्रथम स्टेट पादरी वर्ग के लोग थे ओलों को भी कर देना पड़ता था, ठीक है। तो जब राजा 2 अरब लीरवे के कर्ज में पहले से था, उसके बाद जब वो अमेरिका का सपोर्ट करने लगा तो उनके संसाधन धीरे धीरे नष्ट होने लगे, तो 10 अरब कर्ज में फिर से डूब गया राजा, ठीक है, कर्ज में आ गया। तो वो अपना कर बढ़ाने लगा। किससे? तीसरे स्टेट के जो मजदूर थे, तीसरे स्टेट के जो जितने भी नागरिक थे, ठीक है। तो ये लोग भड़क गए। ये लोग को मतलब जब कर बढ़ाया गया तो ये लोग बहुत छोटे किसान मतलब मजदूर थे, ये लोग के पास उतना धन दौलत नहीं था कि वो ईसाई धर्म को भी कर दे सके टाइल के नाम पर, और राजा को भी कर दे सके टाइल के नाम पर, ठीक है। और उस टाइम एलोंग का जो अमीर, जो द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, एलोंग के खाने की चीज़ों में भी बढ़ोतरी की गई, ठीक है, उस टाइम। तो एलोंग का खाने में भी महंगा हो गया, ठीक है। और उस टाइम फसल भी खराब हो गया था एलोंग का। तो इसमें लोग आंदोलन खड़ा किए। कौन? जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे तीसरे स्टेट में, वकील, अदालती कर्मचारी, ये लोग जो पढ़े लिखे थे लोग आंदोलन खड़ा किए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े, ठीक है, आज हम लोग पढ़े ये जो सन 1774 में बुर्बो राजवंश राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, ये हम लोग का पहला पॉइंट हुआ। कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास इससे आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।